हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आप सभी को पता है इस समय कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश घर पर बैठा है, जिसका प्रमुख कारण है वैश्विक महामारी कोरोना वायरस। दुनिया की एक बड़ी आबादी घर पर रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि कोरोना वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, जिसके देखते कई देशों में लॉकडाउन है। भारत में भी लॉकडाउन चल रहा है। इसकी वजह से पूरा भारत बंद है। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण में कई बदलाव आए हैं, जैसे कि वातावरण में प्रदूषण का स्तर बहुत ही काफी कम हुआ है। ये क्यों हुआ है? अगर देखें अपन कि प्रदूषण का स्तर का कम होने की वजह क्या है, क्योंकि कल कारखानों से और जो गाड़ी मोटर या वाहन जो चलते हैं, उनका धुआं वातावरण में प्रदूषण फैलाता है, और प्रदूषण का स्तर उसी के कारण कम हुआ है। जो कल कारखाने हैं उनसे निकलने वाला जो वेस्ट है, उनसे जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण भी फैलता है। उसके कारण प्रदूषण के स्तर में क्या आई है? कमी आई है। अपन बात करें कि दिल्ली एनसीआर में भी आजकल मौसम या आसमान साफ दिखाई देता है। यह किसके कारण हुआ है? वातावरण या प्रदूषण के कम होने के कारण हुआ है। उसी में अपन बात करें कि वातावरण साफ दिखाई देने लगा है पंजाब का एक शहर जालंधर, जिससे 140 किलोमीटर दूर स्थित हिमालय पर्वत आजकल एकदम साफ सुथरा दिखाई देने लगा है। ये हुआ कैसे है? वातावरण प्रदूषण के कारण। यह पिछले 30 सालों में कभी नहीं हुआ। वहां के लोकल लोगों से बात की तो पता चला कि यह पहले 30 सालों में कभी नहीं हुआ। वातावरण के प्रदूषण के कारण ही, यह कम होने के कारण ही, वातावरण के साफ होने के कारण ही हिमालय आराम से साफ दिखाई देने लगा है। उसी की अगर अपन बात करें तो उत्तरी ध्रुव पर, यही 2 महीने पहले की बात है कि उत्तरी ध्रुव पर ओजोन परत का एक सबसे बड़ा छिद्र, 10 लाख किलोमीटर चौड़ा एक छिद्र पाया गया। उसी में अपन अभी रिसेंटली बात करें तो वैज्ञानिकों की खोज है, उसमें यह पता लगाया गया है कि वो छिद्र धीरे धीरे भर गया है। वह किसके कारण हुआ? वह हुआ बेसिक से कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन कई वैज्ञानिक उसी के बारे में बता रहे हैं कि यह ध्रुवीय भंवर धाराओं के कारण हुआ है। यह भी एक शोध है। लेकिन मैं बेसिक से बात करूं तो ये होता क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के कम होने के कारण ही यह हुआ है, या फिर कोरोना वायरस की वजह से यह हुआ है, लॉकडाउन की वजह से यह हुआ है? पर्यावरण प्रदूषण के कम होने के कारण ही जो ओजोन छिद्र है वो भरा है। आज अपन बात करते हैं पर्यावरण के बेसिक मुद्दों के बारे में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, अपना ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं ओजोन होती क्या है। ओजोन एक त्रिपरमाणुवीय या ट्राई एटॉमिक क्या है? अणु होता है। इसके बारे में और ध्यान में रखना है कि ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या है, एक अपरूप है। इसका सूत्र क्या होता है? O3 से इसको डिनोट करते हैं। ये नीले रंग की क्या होती है? एक विषैली गैस होती है, जहरीली गैस होती है, नीले रंग की गैस होती है। उसके बाद इसमें सड़ी हुई मछली की तरह क्या आती है? गंध आती है या दुर्गंध आती है। इसके बाद तीसरी बात इसमें ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क से बनती है। यह किससे बनती है? इलेक्ट्रिक स्पार्क, या जो पेट्रोल चलित वाहन के स्पार्क प्लग के कारण बनती है। क्या बनती है? अपनी ओजोन गैस बनती है। उसके बाद चौथी बात ध्यान में रखनी है इसमें कि श्वास रोग के लिए उत्तरदायी एनओएक्स, एनओएक्स बोल दो या नाइट्रोजन के ऑक्साइड बोल दो, कि श्वास रोग के लिए उत्तरदायी नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ मिलकर यह फेफड़ों के कैंसर का क्या बनती है? कारण बनती है। ये चार बातें अपने को ओजोन के बारे में ध्यान में रखना है, ओजोन गैस के बारे में ध्यान में रखना है। पहली बात त्रिपरमाणुवीय होती है। चौथी नीले रंग की विषैली गैस होती है। सड़ी हुई मछली की तरह इसमें क्या आती है? दुर्गंध आती है। इलेक्ट्रिक स्पार्क के कारण बनती है, या फिर पेट्रोल चलित वाहन जिसमें स्पार्क प्लग के कारण ये बनती है। उसके बाद श्वास रोग के लिए उत्तरदायी होती है। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उनसे मिलकर फेफड़ों के कैंसर का क्या बनती है? कारण बनती है। ऑक्सीजन, अगर मैं बात करूं कि ओजोन के 3 उपयोग, ओजोन जो गैस होती है उनके उपयोगों की बात की जाए तो जल के शुद्धिकरण में, जल का जो शुद्धिकरण है या फिर जो कीटाणुओं को नष्ट करने में किसका उपयोग किया जाता है? ओजोन गैस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद विरंजक के रूप में भी ओजोन गैस का उपयोग अपन कर सकते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। अपना मुद्दा जो टॉपिक बेसिक से लेके चल रहे थे अपन, क्या था? ओजोन परत। ओजोन परत क्या होती है इसके बारे में अपन ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण किसके कारण होता है। पहले तो कि जो ओजोन परत का निर्माण है वो पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ओजोन परत की, हमारी जो पृथ्वी है उसके स्थल से 18 किलोमीटर से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें ओजोन परत पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कौन सी परत में पाई जाती है? तो ये मैंने पहले भी बताया था कि समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी परत पाई जाती है? ये ओजोन परत पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 18 से 35 किलोमीटर के लगभग होती है। उसके बाद इसकी मोटाई किसमें मापी जाती है? तो ओजोन परत जो होती है उसकी मोटाई डोप्सन में मापी जाती है। कितनी होती है ये भी पूछा जाए तो ध्यान में रखना है, 300 डोप्सन के लगभग
300 डॉप्सन के लगभग ओजोन परत की क्या होती है, मोटाई होती है। बसंत ऋतु जो होती है उसमें ओजोन परत की मोटाई बढ़ जाती है, और जो बरसात ऋतु जो होती है उसमें ओजोन परत की मोटाई घट जाती है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बसंत ऋतु में बढ़ेगी और बरसात ऋतु में ओजोन परत की मोटाई घटेगी। इसको जो ओजोन परत है उसको पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन डायग्राम में देखें कि ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सौरमंडल है, सौरमंडल से 18 से 35 किलोमीटर के बीच में ये वायुमंडल की जो परत है इसको क्या बोलेंगे अपन, ओजोन परत। ये करती क्या है, ये सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे है या पराबैंगनी जो किरणें होती है उनको रोकने का, उनको सोखने का काम कौन करती है, यही ओजोन परत करती है। ये अल्ट्रावायलेट रे भी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है यूवी ए, दूसरी होती है यूवी बी और तीसरी होती है यूवी सी। इसको ध्यान में रखना है कि जो यूवी सी होती है वो 100% ओजोन परत द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, लेकिन जो यूवी बी होती है वो 95% ही अवशोषित हो पाती है, और जो यूवी सी है वो जो यूवी ए है वो 5% के लगभग ही अवशोषित कर ली जाती है, बाकी पृथ्वी पर आ जाती है। पृथ्वी पे भी ओजोन जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये उतनी हानिकारक नहीं होती, जो यूवी ए होती है वो हानिकारक नहीं होती, क्योंकि जो अपने को पता है कि जो विटामिन डी है जिसको धूप का विटामिन भी कहते हैं वो धूप में बैठने से मिलेगा। वो किससे मिलता है, यही जो अल्ट्रावायलेट रे है या पराबैंगनी किरणें हैं हमारी जो स्किन पे पड़ती है उसके कारण जो हमारे त्वचा के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है उससे क्रिया करके क्या बनाता है, विटामिन डी का निर्माण करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पृथ्वी का रक्षा कवच के रूप में, एक कवच के रूप में कार्य करती है, क्या काम में करती है, ओजोन परत या ओजोन लेयर, ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये इसका निर्माण कैसे होता है तो ध्यान में रखना है, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2 पे अगर जो अल्ट्रावायलेट रे की जो किरणें पड़ेगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये 2 अणुओं में टूट जाएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन, टूटा हुआ ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु से O2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, O3 बनाएगा, जो ओजोन गैस के नाम से जानी जाती है। अब इसमें पूछा जाता है कि जो ओजोन परत जो होती है उसका क्षय क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है, उसके बारे में अपन बात करें तो ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाला कारक क्या होता है, ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति या नुकसान पहुंचाने वाला कारक ध्यान में रखना है कौन सा है, क्लोरीन है। क्लोरीन ध्यान में रखना है कि क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ये ओजोन के परमाणुओं को तोड़ने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। यह श्रृंखला विक्रियाओं द्वारा ओजोन परत को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद यह क्लोरीन गैस होती है, यह हल्की होती है, वायुमंडल में धीरे धीरे जो हल्का होगा वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठते उठते यह सौरमंडल से ऊपर जाकर किसमें पहुंच जाएगी, ओजोन परत में पहुंच जाएगी। उसके बाद उसकी जो परत होती है, जो लेयर होती है उसकी मोटाई को कम करना शुरू कर देगी, उसका क्षय करना शुरू कर देगी। अब इसमें ध्यान में रखना है कि ओजोन क्षय का प्रमुख कारण होता क्या है। ओजोन क्षय का प्रमुख कारण ध्यान में रखना है कौन सी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोल सकते हैं अपन, या फिर इसको फ्रियोन गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसको हेलोन गैस के नाम से भी जाना जाता है। तीनों नाम अपने को ध्यान में रखना है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और तीसरा है अपना हेलोन गैस, ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ किया जाता है CFC का, तो CFC का उपयोग के बारे में बात की जाए तो रेफ्रिजरेटर जितने भी होते हैं हमारे, और अपनी जो एयर कंडीशनर या AC होती है उनमें प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ये अपना CFC का उपयोग किया जाता है। अगर प्रणोदक के रूप में अपन ध्यान में रखना है, ओजोन परत की क्षति पहुंचती है, प्रणोदक के रूप में CFC का उपयोग होता है, तब सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है, क्योंकि जो जेट इंजन होते हैं अपने, जो वायुयान होते हैं वो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि अपना जो डीओ है, स्प्रे के रूप में भी जो अपन घरों में काम में लेते हैं, वो भी ओजोन परत को क्या पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। उसके बाद ध्यान में रखना है कि ओजोन परत है उसके ऊपर सबसे बड़ा छिद्र ये अंटार्कटिका महाद्वीप बोल दो या फिर दक्षिणी ध्रुव है, उस पर खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया ये पूछा जाता है, तो फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने निम्बस 7 नामक विमान में सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पर या फिर ये दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र की क्या की खोज की गई। उसके बाद में ध्यान में रखना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये अपने पहले भी चर्चा की थी कि सारी दुनिया को अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर को
हर एक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। ये कब से लागू हुआ? ये 1994 से अपन रेगुलर मना रहे हैं, इसका ध्यान में रखना है। लेकिन अगर ओजोन परत के छिद्र की बात की जाए तो ओजोन परत का छिद्र, वैसे ये छिद्र नाम कैसे पड़ा? वैसे होता नहीं है, होल नहीं होता है, छिद्र नहीं होता है। लेकिन अगर सैटेलाइट से, जो अपना सैटेलाइट होता है, उससे अगर फोटो खींची जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी की फोटो खींचते हैं तो क्या होता है, उसमें एक छिद्र ही नजर आता है। पृथ्वी पर अगर फोटो खींचे तो एक छिद्र की तरह नजर आता है, होल की तरह नजर आता है। तो उसको अपन ओजोन छिद्र भी कह सकते हैं या ओजोन होल भी कह सकते हैं। उसके बाद ध्यान में रखना है कि जो अपना विश्व है, विश्व में सीएफसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से अपन जानते हैं। ये कब हुई? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखना, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ? 1987 में हुआ। कहां हुआ? कनाडा। कनाडा में सबसे पहले इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बनाया गया। ये क्या था? विश्व में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि की गई सभी देशों की। उसको क्या नाम दिया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मो से ध्यान में रखना है, ओ, मो ओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद अपने को ध्यान में रखना है कि सीएफसी पर पूर्णतः प्रतिबंध ये विकसित देशों द्वारा कब लगाया गया? तो ध्यान में रखना है कि 1 जनवरी 2010 को, 1 जनवरी 2010 को विकसित देशों द्वारा सीएफसी पर या क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद आजकल सीएफसी या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह क्या काम में ली जा रही है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आजकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी की जगह एचएफसी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन काम में लिया जा रहा है। ये याद ही रखना है, ऐसे कैसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो कि जो ओजोन परत क्षय है उससे हमारी पृथ्वी पर क्या इफेक्ट पड़ा है, उसके इफेक्ट या दुष्प्रभाव की अपन बात करें तो पहला इफेक्ट जो मानव जाति के ऊपर पड़ा है, ओजोन परत के पतले होने के कारण जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रे है, पराबैंगनी किरणें हैं, वो पृथ्वी तक यहाँ पर आसानी से पहुंच जाती है। उसके कारण क्या हुआ? स्किन कैंसर, जो त्वचा कैंसर है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ओजोन परत के कारण जो अल्ट्रावायलेट रे है वो यहाँ तक पहुंचते हैं, उसके कारण स्किन कैंसर या त्वचा कैंसर फैल रहा है। उसके बाद दूसरा कारण अपन बात करें तो इसी में आ जाएगा वैश्विक तापन। वैश्विक तापन को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अपने को ध्यान में रखना है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। अगर पृथ्वी पर जो औसत तापमान बढ़ने लग जाए, पृथ्वी का ताप धीरे धीरे बढ़ने लग जाए तो क्या होगा? सोचो जरा, उसी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहेगा तो जो उत्तरी ध्रुव है, जो दक्षिणी ध्रुव है और जो ग्लेशियर है, उनकी जो बर्फ है वो पिघलेगी। और ये आपको भी पता है कि अपना जो पृथ्वी है उस पर 71% भाग पर क्या है? पानी है, बाकी 29% भाग पर क्या है? स्थल भाग है। तो जो ग्लेशियर और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो बर्फ है वो पिघल के समुद्रों की ओर बढ़ेगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर बढ़ेगा तो जो अपना स्थल स्तर है 29%, उसको जलमग्न होने का खतरा एनी टाइम बना रहता है। वो किसके कारण होता है? वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। उसके बाद तीसरा अगर मैं बात करूं कि जो ओजोन लेयर है उसके कारण तीसरा क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या दुष्परिणाम हो सकता है? तो तीसरा परिणाम इसमें हो सकता है कि जो जलवायु परिवर्तन का कारण भी बन सकता है, जलवायु परिवर्तित हो सकती है इससे। और चौथा कारण इसमें ध्यान में रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन या इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। जो अपमार्जक है, जो उत्पादक है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे, उसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र है उसके नष्ट होने का खतरा भी बना रहता है। आगे अपन बात करते हैं कि जो अपना ओजोन परत है तो इसमें 3 बातें प्रॉपर रूप से ध्यान में रखनी है कि ये जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें है उनकी एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। उसकी ऊंचाई 18 से 35 किलोमीटर के लगभग होती है। ओजोन परत की मोटाई डोप्सन में मापी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट, और कितनी होती है? लगभग 300 डोप्सन के लगभग होती है। बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई है वो बढ़ जाती है और बरसात ऋतु में घट जाती है। पृथ्वी का रक्षा कवच और पृथ्वी की छतरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना से लड़िए। धन्यवाद।